न्यू ईयर आ चुका है, नया साल, नया हेल्थ रेजोल्यूशन सब लोग लेने वाले हैं। तो वो लोग जो अपना स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर वो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं? लोग करते उल्टा है कि उनको लगता है कि अगर वेट लॉस करना है तो पहले एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, तो इसलिए जनरली जिम की मेंबरशिप्स पहले बिकती है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो बहुत कम खाते हैं फिर भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो इसके पीछे क्या साइंस है सर, और उनको किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लाना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सके? एक चीज सोच के दे सकते हो कि आपका हंगर पैटर्न कैसा है। काफी लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि क्या है फैट लॉस और क्या है मसल्स लॉस। वो बस अपना वेइंग स्केल पे अपना वजन घटाने में लगे हुए हैं। तो कैसे समझे सर कि फैट लॉस क्या है और मसल्स लॉस क्या है डिफरेंस दोनों में? मसल जो होता है, मसल लॉस होने से बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ जाता है। तो एक एरा चल रहा है, वेगन डाइट प्लान, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, ऐसे करके काफी सारे डाइट प्लान्स आज के टाइम पे हैं। डाइट प्लान्स या लाइफस्टाइल्स वो हैं एक तरीके का। तो क्या है इसके पीछे साइंस, और क्या सबको ये करना चाहिए या किनको करना चाहिए, इसके फायदे नुकसान हैं, इसके बारे में लोगों को कैसे समझ आएगा? ये जो एक ट्रेंड आ चुका है कि हमें कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो क्या शुगर सच में एक विलेन है और इसको टोटली हटा देना चाहिए? इतना तो क्लियर है कि शुगर की आपको वैसे जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टेप मोर विद प्रगति पे। नया साल आ चुका है और आप सबने लिया होगा न्यू ईयर रिजोल्यूशन। तो इस बार क्या करना है, इसको पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। वो कैसे होगा? तो चलिए आज मैं आपकी मदद करती हूँ, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट मैं लेकर के आई हूँ उसमें आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं जो कि साइंटिफिक रीजन के साथ आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट है। इसके अलावा वो हेड फैकल्टी है नेशनल फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एकेडमी के। इसके साथ वो इंडिया के पहले मैक न्यूट्रिशन सर्टिफाइड है और उनका साइकोलॉजी में भी काफी एक्सपर्टीज है। काफी सालों से न्यूट्रिशन में वो काम कर रहे हैं और काफी सारे कोर्सेज भी उन्होंने डिजाइन किया है खुद के नॉलेज के बेस पे। तो वो आज के पॉडकास्ट में वैल्यू एड ऑन करेंगे और आपको देंगे साइंटिफिक और प्रैक्टिकल टिप्स जो आप वेट लॉस के लिए आपको जानना और करना बहुत जरूरी है। कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे पीसीओडी, थायराइड, डायबिटिक, ये क्यों होता है और वेट लॉस इसका क्या कनेक्शन है और इसको ठीक कैसे करें, ऐसी बहुत सारे नॉलेज आज की पॉडकास्ट में वो देने वाले हैं। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो संकेत सर, वेलकम ऑन वन स्टेप मोर प्लेटफॉर्म और थैंक यू सो मच इतना वैल्यूएबल अपना टाइम देने के लिए। सर, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने ऑडियंस के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये वो लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, स्पेशली विमेन वेट लॉस करना चाहती हैं बट उनको एक आइडिया नहीं है और वो स्टार्ट करने से डरते, स्टार्ट नहीं कर पाते अपनी वेट लॉस जर्नी। और साथ साथ में उनके वेट गेन का जो रीजन है वो वेरियस है। एक तो वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको रोड मैप नहीं मिल पा रहा है, और साथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से वो परेशान है। तो आज हम लोग हेल्प करेंगे, उनको एक रोड मैप देंगे कि वो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सके और काफी लॉन्ग टर्म तक इसको सस्टेन कर सके, क्योंकि वेट लॉस जो है आई थिंक ओवरऑल अप्रोच है, एक दिन की 2 दिन की बात नहीं है। एक बार वेट लॉस हो जाता है बट हेल्दी तो हमें हमेशा रहना है, वेट तो हमें हमेशा मेंटेन करना है। हमारे पॉडकास्ट का एजेंडा यही होगा कि हम उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए, साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली उनको बता पाए। थैंक यू सो मच सर अपना इतना टाइम देने के लिए। जो मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि वो लोग जो अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक न्यू ईयर आ चुका है, नया साल, नया हेल्थ रेजोल्यूशन सब लोग लेने वाले हैं, तो वो लोग जो अपना स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर वो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं? ओके, तो अगर पहला स्टेप अगर हम बात करें, पहली चीज तो इंटरनेट से रैंडम एडवाइस लेना बंद कीजिए। कि जब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा मुझे वेट लॉस करना है, तो पहली चीज जो लोगों के दिमाग में आता है, चलो इंटरनेट पे ढूंढते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मेरा जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर है उसने क्या बताया है उसकी राय लेते हैं। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम साइंटिफिक होता नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा साइंटिफिक एडवाइस भी हो सकती है, लेकिन उसको ढूंढ के निकालना हर इंसान की बस की बात नहीं है, राइट। दूसरी चीज, वो आपसे भी एडवाइस ले सकते हैं। सो एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट आपकी तरह प्रगति से एडवाइस ले सकते हैं। दैट विल बी अ मच बेटर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। थैंक यू सर।
क्योंकि एक सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पे सही एडवाइस भी होती है, गलत एडवाइस भी होती है, लेकिन जो एक सर्टिफाइड या क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो उनको ज्यादा अच्छी तरह से गाइड कर सकता है, एटलीस्ट उनको एक राह दिखा सकता है कि आपको ऐसे करना है। और एक चीज आप क्या कर सकते हो कि छोटे छोटे स्टेप्स के साथ स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा ऐसा ओवरवेलमिंग फीलिंग ना आए कि अच्छा मुझे ये भी करना है। कई लोग क्या करते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो गया तो जिम की मेंबरशिप ले लेंगे, ठीक है, अभी जिम का जी भी पता नहीं, लेकिन जिम की मेंबरशिप ले लेंगे और फिर जाएंगे जिम में कि अच्छा ये वेट भी है, फिर ट्रेडमिल भी है, फिर साइकिल भी है, फिर ट्रेनर भी है। तो इतने सारे एक साथ इकट्ठा डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको कि मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि फिर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें करने के लिए, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जिम का मेंबरशिप मत लीजिए, लेकिन प्रिपेयर होके जाइए। बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स एक साथ ले लोगे तो वो लाइफस्टाइल आपका बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन यहाँ पे होता है कि इसको एक लाइफस्टाइल बनाना है, ताकि हमारा जो भी वेट लॉस हो वो बाद में रीगेन ना हो। ठीक है? तो मैं क्लाइंट्स के साथ रेकमेंड क्या करता हूँ कि आप पहले सिर्फ न्यूट्रिशन के साथ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप क्या खाते हो वो तो फ्रीली आपके कंट्रोल में ही है। कि आपके दिन भर में आप 4-5 बार जो भी खाते हो, जैसे आप 3 मेन मील्स और एक 1 स्नैक मील खाते हो, वो पूरा का पूरा मेन्यू आपके कंट्रोल में है। थोड़ा बहुत, शायद कई लोगों के केस में पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन उसको आप तोड़ मरोड़ के आपके वेट लॉस के लिए सपोर्ट कर सकते हो, राइट। सो न्यूट्रिशन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, एंड फाइनली उसके बाद धीरे धीरे आप एक्सरसाइज वगैरह भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि लोग करते उल्टा है कि उनको लगता है कि अगर वेट लॉस करना है तो पहले एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, तो इसलिए जनरली जिम की मेंबरशिप्स पहले बिकती है, वो उनका प्राइम बिजनेस टाइम होता है। तो पहले एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में साइड बाय साइड देखें, और फिर 3-4 महीने करने के बाद जब उनको रिजल्ट नहीं आते तब वो फाइनली न्यूट्रिशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप देखो कि आपका ओवरऑल दिन में कितना टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हो वर्सेस कितना टाइम आप खाने में बिताते हो, जमीन आसमान का फर्क है, राइट। बिकॉज जिम में मैक्स टू मैक्स जो एक वर्किंग इंडिविजुअल है उसके पास 1 घंटे से ज्यादा होगा नहीं, 1 आवर, और वो भी जिम में आने जाने का टाइम तो हम काउंट भी नहीं कर रहे, राइट। तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटे से ज्यादा कोई बिता नहीं सकता जिम में, और उसमें आप इतने ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करोगे। लेकिन न्यूट्रिशन आप 24/7 करते ही रहते हो, तो फिर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। पहले उन चीजों पे फोकस कीजिए जिसका आपके वेट के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, और न्यूट्रिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार आप अगर किसी ट्रेनर के साथ भी बात करोगे तो वो भी वही बोलेगा कि 70% न्यूट्रिशन, 30% एक्सरसाइज, राइट। सो फाइनली न्यूट्रिशन ज्यादा सुपीरियर होता है कंपेयर टू एक्सरसाइज। हाँ, लेकिन इवेंचुअली आपको एक्सरसाइज इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, अगर आपको मीडियोकर रिजल्ट चाहिए तो ठीक है, आप सिर्फ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इवेंचुअली आपको एक्सरसाइज भी इंक्लूड करना है उसमें। बहुत सही पॉइंट बोला सर आपने। मैक्सिमम लोग, जैसे मेरे पास भी आते काफी लोग, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग के पास काफी लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने तो यूट्यूब से देख के इतना वेट लॉस कर लिया, लेकिन लास्ट में तुरंत वेट वापस आ जाता है, क्योंकि हमें वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता है। और अगेन एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो हम ज्यादातर पूरे दिन में कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। जैसे आपने बताया कि दिन में हम लोग खाना ज्यादा खाते हैं तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है, रादर कि हम लोग एक्सरसाइज 3-4 घंटे तो नहीं कर सकते, एक हमारा लिमिटेड टाइम होता है। सो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट आपको अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। अगेन बहुत लोग होते हैं जिनकी ईटिंग हैबिट बहुत ही अच्छी नहीं होती, फिर वो कहते हैं कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है। सो अपने न्यूट्रिशन और खाने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत लोग हैं सर आज के टाइम पे जिनको पता है कि कैलोरी डेफिसिट करने से वेट लॉस हो जाता है, तो इसके लिए वो क्या प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो। आज के टाइम पे लोग कैलोरी डेफिसिट को बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं। मेरे पास क्लाइंट्स आते हो कहते हैं कि हम तो बहुत कम खाते हैं फिर भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो इसके पीछे क्या साइंस है सर, और उनको किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लाना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सके? ओके, तो इसके पीछे साइंस तो काफी लंबा चौड़ा है कि तो उसमें तो वो पूरा क्लास ही हो जाएगा, तो उसमें हम घुसेंगे नहीं। लेकिन एक सिंपल सी चीज मैं बता सकता हूँ कि बेस्ड ऑन कैलोरी, पहली चीज कैलोरी डेफिसिट होता क्या है।
कैलोरी डेफिसिट होता है कि जितना आपके बॉडी को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे आप कम खाने वाले हो। अभी क्वेश्चन होता है कि कितना कम खाना है, यही लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। जनरली वेट गेन इसलिए होता है क्योंकि आप बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो, तो अगर आपको उसको नॉर्मल में लाना है तो कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी। लेकिन लोग वेट लॉस के चक्कर में गलती ये कर लेते हैं कि वो इतना कम कर देते हैं कैलोरीज को कि वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन वो अनहेल्दी वेट लॉस होता है, क्योंकि वो उसको ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ना, आप इतने कम कैलोरीज खा के कितनी टाइम आप आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, डाइट का डिटॉक्स डाइट्स होते हैं कि लोग सिर्फ मतलब वेजिटेबल जूसेस या फ्रूट जूसेस पी रहे हैं, तो कैलोरी डेफिसिट है पक्का, इसमें तो ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट है। काफी वेट लॉस मतलब महीने में उनका शायद ऐसा 7-8 किलो भी हो सकता है वेट लॉस, राइट। लेकिन ये अनहेल्दी, क्योंकि इसको हम अनहेल्दी वेट लॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फैट के साथ साथ आपको मसल लॉस भी हो रहा है। लेकिन जनरली जब हम वेट लॉस बोलते हैं, स्पेसिफिकली किसी भी क्लाइंट को फैट लॉस ही करते हैं, मसल लॉस नहीं करते हैं, लेकिन होता दोनों है। इसलिए फिर जब उनको वीकनेस आने लगती है तब वो नॉर्मली फिर से जिस कारण उनका वेट इंक्रीज हुआ था वो वैसे ही खाना फिर से शुरू कर देते हैं। तो फिर वो एक विशियस साइकिल में अटक जाते हैं कि पहले जैसे खाएंगे, फिर वेट इंक्रीज होगा, फिर से उनको लगेगा कि नहीं मेरे दोस्त की शादी आ रही है तो फिर उसके लिए मुझे वेट लॉस करना है, तो फिर एकदम रिस्ट्रिक्टिव डाइट करेंगे, फिर से कम हो जाएगा वेट। लेकिन वो टेम्पररी ही होता है और ये हेल्दी भी नहीं होता है, राइट। सो कैलोरी डेफिसिट अगर आपको सस्टेनेबली यूज करना है तो मैं जनरली रेकमेंड करता हूं कि हफ्ते में आपका वेट लॉस 0.5 kg to 1 kg के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब हो सकता है अगर आपका जो स्टार्टिंग वेट है वो बहुत ही ज्यादा है, कि मतलब मान लीजिए कि आपका BMI ऐसा 40 वगैरह कुछ है, मतलब आप ओबीस कैटेगरी में आते हो, तो हाँ डेफिनेटली मे बी आपका फर्स्ट 1 or 2 मंथ्स में हर हफ्ते 2 किलो वेट लॉस भी हो सकता है, 3 किलो भी हो सकता है। लेकिन इवेंचुअली जो आपको सस्टेनेबल रेट ऑफ वेट लॉस देखना है वो है 0.5 to 1 kg पर वीक, 0.5 to 1 kg पर वीक। जिसके लिए अगर आपको एक नंबर चाहिए कैलोरी डेफिसिट का, तो फिर वो 3500 कैलोरीज पर वीक टू 7700 कैलोरीज पर वीक, तो उसके बीच में आपको उतने कैलोरीज डाइट में से घटाने होंगे, उतने खाने नहीं है, उतने घटाने आपके डाइट में। तो उसका मतलब है कि आपका जो डेली नंबर आएगा अप्रोक्सीमेटली आपको 500 से 1000 कैलोरीज के बीच में आपको कम करना है दिन का। अभी 500 से 1000 कैलोरीज एक अगर हम अनुमान लगाए कि कितना होता है, एक स्टैंडर्ड इंडियन मील अगर आप देखें जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट टाइप होता है, उसमें 350 से 500 कैलोरीज आते हैं, एक एवरेज अगर हम अंदाज लगाए 350 से 500 कैलोरीज एक मील में आते हैं। मतलब आपको मिनिमम एक मील वर्थ ऑफ फूड कम करना है। अभी ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि आपको एक मील स्किप करना है, यू डोंट नेसेसरीली हैव टू स्किप वन मील, आप उसको धीरे धीरे करके अलग अलग में से घटा सकते हो। जैसे थोड़ा थोड़ा कट डाउन कर सकते। हाँ, कौन से मील से कट डाउन करना है इसका डिसीजन आप एक चीज सोच के ले सकते हो कि आपका हंगर पैटर्न कैसा है। अगर आपका हंगर पैटर्न है कि नहीं मुझे ब्रेकफास्ट में इतनी ज्यादा भूख लगती नहीं है, तो ठीक है, ब्रेकफास्ट शायद आप कम कर सकते हो या आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। ये तो एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाता है कि ब्रेकफास्ट स्किप कैसे करने के लिए बोल दिया, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ब्रेकफास्ट आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको लंच में भूख कम लगती है लंच कम कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे आप धीरे धीरे कैलोरीज को घटा सकते हो, और नेसेसरीली आपको सब कुछ ट्रैक करने की जरूरत भी नहीं कि एक कोई भी मतलब माई फिटनेस पैल ऐसा कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और हर चीज आप लॉग करो कि मैंने इस समय ये खाया उस समय वो खाया। उसका फायदा है, लेकिन आप उसके बिना भी अच्छी तरह से वेट लॉस कर सकते हो। उसमें फिर आता है माइंडफुलनेस, माइंडफुल ईटिंग करके जो कॉन्सेप्ट आता है कि आप उतना ही खाइए जितना आपके बॉडी को जरूरत है। मतलब एक कहावत होती है कि यू ईट अंटिल यूर 80% फुल, 80% जितना आपका फुलनेस है आप उतना ही खाइए, पूरा फुल होने तक खाओ मत। सो उसके बेसिस पे भी आपका ऑटोमेटिकली पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कौन सा स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको माइंडफुलनेस ईटिंग समझ नहीं आ रहा है कि आपका माइंडफुलनेस हमेशा ऑफ ही रहता है, तो आप ओवरबोर्ड ही जाते हो हमेशा,
तो फिर उसके केस में डेफिनेटली आप ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हो हम्म फूड डायरी एप्लीकेशन में। हम्म। मतलब ट्रैकिंग इम्पॉर्टेंट है, बट कई बार ट्रैकिंग फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट करता है, जैसा आपने बताया कि लोग बहुत ज्यादा उसके अंदर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमें तो एक एक चीज खाना, और वो कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं उसमें। तो जो 80% आपने बताया सर कि 80% होने तक खाओ, तो कैसे नॉर्मल जो आम इंसान है वो कैसे पहचानेगा? कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज माई 80%। तो वो एक क्या उसका कोई तरीका है कि लोगों को पता चल जाए कि ये हो गया, इसका मतलब कि हम 80% फुल है? हाँ, तो ये काफी सब्जेक्टिव है, हर इंसान में काम नहीं करेगा, लेकिन अगर जिसको ट्राई करना है वो उनको मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ कंफर्टेबली फुल जितना होते हो उतना ही खाओ। एक होता है कंफर्टेबल लेवल ऑफ फुलनेस और एक होता है मतलब एकदम पैक्ड फुलनेस कि मतलब आप 100% फुल हो चुके हो। जो हमें कई बार रेस्टोरेंट्स में जो हमें महसूस होता है कि नहीं अभी मतलब एक निवाला भी नहीं जाएगा, नहीं तो जाएगा। इतना 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 पेट भर चुका है, तो उतने तक खाना नहीं है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हमारा जो फुलनेस का मैकेनिज्म होता है उसको उसके जो हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि लेप्टिन वगैरह जो रिलीज होता है, लेप्टिन एक हार्मोन होता है जो हमें फुलनेस का सेंसेशन देता है। फिर हमारे कई बाकी सारे हॉर्मोन्स होते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन वगैरह जो होते हैं, ये सारे हॉर्मोन्स हमें फुलनेस का सेंसेशन देते हैं। लेकिन ये हॉर्मोन्स रिलीज तो होते हैं लेकिन ब्रेन को डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त चला जाता है, एक टाइम लैग होता है उसमें कि आप लेट्स से फुल अभी हो, आपका फुलनेस शायद एक्चुअल में इतना है लेकिन आपको महसूस सिर्फ इतना हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप 15 मिनट बाद महसूस करने के लिए देखोगे तो 15 मिनट बाद वो इधर तक आएगा। ओके, तो एक्चुअल लेवल और जो परसीव्ड लेवल है वो दोनों मैच होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है ना कि 15 मिनट पहले तो लग रहा था कि हाँ अभी अच्छी तरह से खाया है, लेकिन 15 मिनट बाद ऐसा लगता है कि नहीं अभी थोड़ा ज्यादा ही हो गया, शायद शुड हैव ईटन अ लिटिल लेसर। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये आता है कि आप थोड़ी देर रुकिए, अगर आपको सेकंड सर्विंग लेना है, थर्ड सर्विंग लेना है तो थोड़ी देर आप रुकिए, होल्ड ऑन फॉर अ बिट एंड सी कि आपका 10-15 मिनट बाद आपको अभी भी फुलनेस है क्या, वो खाना कहीं भाग के नहीं जा रहा है, वो वही कह रही रहेगा खाना। अगर आपको फिर भी लगता है और थोड़ा खाना है फिर आप खा सकते हैं। ओके, वाह, बहुत इजी है ये तरीका समझना। और एक और चीज जो मैं अप्लाई करती हूँ मोस्टली, वो ये कि अगर आप 2 रोटी खा रहे हो और आप तीसरा लेना चाहते हो, तो आप पहले ये सोचो वेट करके कि क्या आप चौथी रोटी खा सकते हो। अगर तो चौथी रोटी खा सकते हो तो तीसरी रोटी खा के स्टॉप कर दो, और अगर लग रहा है कि नहीं तीसरी के बाद मैं चौथी तो नहीं खा सकता, तो आप सेकंड पे ही स्टॉप कर दो, दैट इज योर 80%। आपको उतने पे समझ आ जाएगा। तो एक और जो आपने इसमें एक टर्म यूज किया सर, फैट लॉस और मसल्स लॉस, तो बहुत सारे क्लाइंट आते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि मतलब अगर एक वीक में उनका थोड़ा भी वेट लॉस नहीं हो रहा है तो परेशान हो जाते हैं, नहीं हुआ। और काफी लोग को ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि क्या है फैट लॉस और क्या है मसल्स लॉस। वो बस अपना वेइंग स्केल पे अपना वजन घटाने में लगे हुए हैं। तो कैसे समझे सर कि फैट लॉस क्या है और मसल्स लॉस क्या है डिफरेंस दोनों में? तो फैट लॉस और मसल लॉस दोनों अलग होता है। ये आता है बॉडी कॉम्पोजिशन में। हमारी बॉडी अलग अलग चीज़ों से बनी है। मेजरली हमारा जो वेट है, मेजर वेट एक्चुअली वाटर से आता है, पानी से आता है। सो वाटर, फिर आता है फैट, फिर आता है मसल, बोन मास वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी का ओवरऑल जो मास है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हम मसल लॉस के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली हम इस मांसपेशियों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें मूवमेंट में मदद करती है। अभी मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर आपके मूवमेंट में इतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लेवल्स नीचे गिर सकते हैं। मतलब आपको शायद जॉइंट पेन वगैरह ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, या आपकी जो शक्ति है, ताकत है, वो कम हो जाएगी। तो थोड़ी सी भी अगर चीज़ भारी हो गई तो फिर आपको वो उठाने में दिक्कत होगी। अभी आप आप एक तरीका है जिससे आपको पता चल सकता है कि फैट और मसल लॉस में फर्क क्या है, तो वो बॉडी शेप के ऊपर दिखता है। इसके लिए कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप आपके बॉडी शेप को परखोगे आपको पता चलेगा कि फैट लूज हो रहा है या मसल लूज हो रहा है। मसल जो होता है, मसल लॉस होने से बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ जाता है। मसल जो है उसका एक काफी क्या बोलते हैं, काफी उसका एक विजिबल स्ट्रक्चर रहता है, डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है। हाँ, डिफाइंड, उसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है जिससे आपको पता चलता है, जैसे कि हाँ बाइसेप है, ट्राइसेप है।
लेकिन जब वो हाँ सिकुड़ जाता है तब वो स्ट्रक्चर कम हो जाता है और फिर वो जो बॉडी पार्ट है वो शेपलेस दिखने लगता है। ठीक है, मतलब जैसे हाँ एब्डोमेन का ही अगर आप बात करोगे, एब्डोमिनल रीजन में अगर फैट ज्यादा है तो फिर वो फैट सिर्फ हैंग करेगा, उसको कुछ स्ट्रक्चर या शेप नहीं होता। लेकिन अगर आप मसल के बारे में बात करें, एब्डोमिनल रीजन में मसल ज्यादा है और फैट कम है तो फिर एब्डोमिनल रीजन एकदम आपका परफेक्ट ऐसा एक वी टेप और वी शेप दिखेगा, राइट। तो फैट लॉस अगर आपका होता है तो फिर वो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छी तरह से बन रहा है, और फैट लॉस के साथ साथ मसल अगर मेंटेन रह रहा है तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कई लोगों का क्या होता है, जो अनहेल्दी वेट लॉस करते हैं, अनहेल्दी वेट लॉस में उनको देखने में पता चलता है कि फैट लॉस हुआ तो है, ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट है तो फैट लॉस होगा ही, लेकिन उनका बॉडी का शेप इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, मतलब वो सिर्फ पहले से दुबले लग रहे हैं और फिर वीक, ऐसा लगता है ना कि आप बहुत वीक लग रहा है इंसान, कि दुबला हो गया लेकिन वीक भी हो गया। लेकिन जिसका मसल होता है बॉडी में वो ताकतवर भी दिखता है और वो दुबला भी दिखता है कंपैरेटिव। हाँ एग्जैक्ट सॉलिड बॉडी दिखती है। तो आपको स्केल पे पता नहीं चलेगा कि बॉडी से क्या जा रहा है, फैट जा रहा है या मसल जा रहा है, राइट। वैसे दोनों, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो फैट लॉस के साथ आपका मसल लॉस भी काफी जल्दी हो सकता है। तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि नहीं, अगर आपका हफ्ते में इतना वेट लॉस हो रहा है तो नहीं फिर ये फैट लॉस है, लेकिन इससे ज्यादा हो रहा है तो फिर ये मसल लॉस है, क्योंकि मसल भी काफी जल्दी जल्दी घटता है। घटता है, ओके। एक्चुअली सर, और अभी तो मतलब ये के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि फैट लॉस और मसल्स लॉस में क्या होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई लोग होते हैं ना, वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं और 3 महीने में लेट से 20 किलो 30 किलो ऐसे करके कम कर लेते हैं। फिर उनको देखो तो आपको पता चलता है कि चेहरे की वो डलनेस आ जाती है चेहरे पे, ऐसा वो एज उनकी ज्यादा दिखने लग जाती है, रादर देन कि चेहरा साइन करे और आपका एंटी एजिंग हो, उनका एज ज्यादा। मैंने भी काफी लोगों को देखा है, तो ये चीजें देख के लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो सर आज के टाइम पे जब मैं कुछ केसेस लेती हूँ या आप भी लेते होंगे, तो कई लोग आते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, उनको साथ में कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जरूर होता है, लेट्स से डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस। आज के टाइम पे वीमेन कितनी परेशान है इसकी वजह से। लोग अपने वेट को देखते हैं बट इन सब चीजों को निग्लेक्ट करते हो, जब टेस्ट कराओ तो काफी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, थायराइड एंड ऑल निकल के आते हैं। तो वेट गेन का और इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का क्या एक दूसरे से कनेक्शन है? तो वेट गेन और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इनहेरेंटली काफी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे मेजर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, चाहे वो पीसीओएस हो, थायराइड हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा, ये सारे मेजर डिजीज है जो कई लोगों में स्पेशली अर्बन एरियाज में ज्यादा हो रहे हैं। और ये जनरली उन्हीं लोगों में होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, मतलब जो बीएमआई उनका अगर बहुत ही ज्यादा है तो फिर इन लोगों में होने की संभावना जो है, रिस्क, वो ज्यादा हो जाता है। सो इन सब डिजीजेस का एक सोल्यूशन मेजर होता है, स्पेशली अगर वेट ज्यादा है, कि वेट को कंट्रोल में लाइए पहले। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो फिर वो आपको उस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की दवाई तो दे देंगे, लेकिन फाइनली उनका भी प्रिस्क्रिप्शन ये होगा कि ये टेम्पररी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चेंजेस चाहिए, शायद आपको इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का पूरी तरह से रेमिशन ही करना है, तो फिर उसके लिए आपको वेट लॉस और आपके लाइफस्टाइल को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एक रीजन के वजह से बोला जाता है, राइट। उनको सिर्फ डिजीज नहीं बोलते, उनको एक लाइफस्टाइल, जैसे मलेरिया एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं, मेरी लाइफस्टाइल कैसे मलेरिया हो सकता है, राइट। लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो होता है वो अक्वायर्ड होता है, वो एक्चुअली आपके खुद के डिसीजंस की वजह से ही फाइनली आपको होता है, राइट। जैसे कि अगर आप डायबिटीज का एग्जांपल ले ले, डायबिटीज ओवरनाइट नहीं होता है कि कल आप ठीक थे आज आपको डायबिटीज हो गया। आपको धीरे 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 आपकी बॉडी उसमें पुश हो जाती है, पहले थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, फिर प्री डायबिटीज होगा, फिर फुल ब्लोन डायबिटीज होगा, फिर वो भी कई सालों के बाद आपको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए, राइट। और ये है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रही है। तो लाइफस्टाइल में कई मेजरली जो हमारा हेल्थ है, हेल्थ में 4 पिलर्स कंसिडर किए जाते हैं। पहले 3 ही थे, लेकिन अभी हम 4 कंसिडर करते हैं। एक है आपका डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है स्लीप, और फोर्थ है आपका मेंटल हेल्थ, राइट। तो अर्बन पॉपुलेशन में ये सब चीजें आउट ऑफ द विंडो गई है। जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है,
शॉर्ट टर्म स्ट्रेस ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से हेल्थ खराब हो सकती है, तो फिर उसको थोड़ा कंट्रोल में लाना। डाइट भी खराब है, क्योंकि मेजरली स्विगी, जोमेटो, ये सारे जो आपके फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस है, मेजरली यही तो दो है, तो वो बार बार आपको बॉम्बार्ड करते रहते कि ये ले लो, वो ले लो, कि ये हमारा डिस्काउंट है। ऑफर से ना। हाँ, तो हमें पहले के जमाने में अगर देखे, जब आप छोटे हुआ करते थे और मैं भी जब छोटा हुआ करता था, तब उसमें बाहर का खाना इतना आसान नहीं था। मैं एक बटन के बेसिस पे मेरे घर पे खाना नहीं आता था, मुझे खुद निकलना पड़ता था खाने के लिए। अभी मेरे डोर स्टेप पे आ जाएगा खाना। सो कन्वीनियंस बहुत इंक्रीज हो गया, थोड़ा ज्यादा ही इंक्रीज हो गया, हद से ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत लो है, उनके लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं पूरी तरह से ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपके डिजीज के लिए, आपके डिसऑर्डर के लिए, क्योंकि फूड एनवायरनमेंट भी ऐसा बन चुका है कि कई लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका सेल्फ कंट्रोल काफी कम है। अभी अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, अच्छा आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह पे डाल दूं, एक गाँव में डाल दूं जहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब बाहर का खाना है नहीं, फिर भी आपका वेट अच्छा ही रहेगा। हाँ, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ऑप्शन ही नहीं। तो यहाँ पे एक्सेसिव ऑप्शंस होने की वजह से भी लोगों की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये तो हो गया डाइट के बारे में। फिर एक्सरसाइज छोड़ो, नॉर्मल नॉन एक्सरसाइज भी लोग ज्यादा नहीं कर रहे, राइट? जो आपका डे टू डे लाइफस्टाइल है, अभी उसमें भी घर में झाड़ू पोछा करने के लिए हाउस हेल्प है। फिर जो थोड़ा सा लोग काम पे जाते थे, उसके काम पे तो जाते हैं गाड़ी से, लेकिन कोरोना के बाद तो कई लोग घर पे ही काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो जो थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टेयरकेस से होता था वो भी बंद हो चुका है। और अदरवाइज लिफ्ट है, लिफ्ट है, नॉर्मल सोसाइटी में भी लिफ्ट्स हैं। करेक्ट। मतलब मैं तो काफी फ्रस्ट्रेट होता जब मैं जिम जाता हूँ, तो मेरे जिम में सिर्फ 2 ही माले हैं, लेकिन जब भी मैं कभी कभी लिफ्ट ले लेता हूँ तो उसमें 1 माले के लिए भी लोग लिफ्ट ले लेते हैं। तो लोगों में काफी आलस आ चुका है, और ये हम नहीं बोलेंगे कि लोग आलसी हो गए हैं, लोग आलसी हो गए हैं क्योंकि उनके पास आलसी होने का ऑप्शन है। अगर ऑप्शन नहीं होता तो फिर वो आलसी नहीं है। इसलिए जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के लोग हैं, वो एटलीस्ट उनके यूथ में उनको इतना प्रॉब्लम नहीं था, राइट? तो ये तो हो गया एक्सरसाइज का। तो लोगों के पास एक तो रिक्रिएशनल हॉबीज के लिए टाइम भी नहीं है, कि जो रिक्रिएशनल वर्कआउट्स थोड़ा सा करेंगे उसके लिए टाइम नहीं है। जो थोड़ा सा फ्री टाइम होता है वो डिस्ट्रेस करने के लिए टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, तो फिर वो भी बैठे बैठे ही काम हो गया। फिर उसके बाद आता है स्लीप इज स्टिल समथिंग विच वी हैव सम कंट्रोल ओवर, लेकिन लोगों की अभी आदत हो गई कि लेट सोना, लेट उठना, और नींद के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, स्लीप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, सोने से पहले हमेशा फोन में घुसे रहते हैं, या सोने से जस्ट पहले नेटफ्लिक्स वगैरह देख के सो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रेन एकदम पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, राइट? लाइफस्टाइल भी कई लोगों की थोड़ी खराब रहती है कि एवरी डेली अल्कोहल कंजम्पशन होता है, तो फिर उसकी वजह से भी और आपकी स्लीप खराब हो जाती है। तो ये जो सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ये एक चॉइस का रिजल्ट नहीं रहते, ये मल्टीपल चॉइसेस अक्यूमुलेट होने के बाद फाइनली आपको होते हैं। यस सर, डेफिनेटली। मतलब एक और चीज है ना सर, आज के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा पॉज नहीं देते अपनी चीजों पे, 2 मिनट सोचते नहीं है और तुरंत डिसीजन लेते हैं। लाइक जैसे स्विगी जोमेटो, मैंने तो अपने फोन में रखा ही नहीं है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि आप भी मत रखो, थोड़ा सा पॉज दो। जैसे कल का मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, कल नाइट में ऐसा लगा कि मैं डिनर नहीं बना पाऊंगी, तो क्या करें, अभी क्या खाएं? तो बहुत आसान है, बाहर से ऑर्डर करो, पैसे आजकल बहुत 200-250 में आराम से मिल जाते हैं, और हर कोई इतना पैसा खर्च करने के लिए आज के टाइम पे एबल है। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और बहुत कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पराठे बनाए, लेकिन एटलीस्ट वो घर का था, लो कैलोरी पराठा था और हाइजेनिक था, उससे मेरा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन हम वो सोचते नहीं, हमको इजी ऑप्शन भी तो अपने घर से ले सकते हैं, हम वो सोचते ही नहीं। हम इंस्टेंट, यार ठीक है आज तो हम बना ही नहीं सकते, कुछ तो खाएंगे, तो हम लोग स्विगी जोमेटो कर लेते हैं, और इसने हमारे लाइफस्टाइल को इतना बिगाड़ के रखा है। और घर में भी जैसा आपने बताया, हम एक्टिव नहीं रहने की कोशिश करते हैं। तुरंत लोग कहते हैं कि हम वॉक पे जा रहे हैं, और वॉक पे जाने के लिए लिफ्ट लेके उतरते हैं, फिर वॉक पे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग ध्यान नहीं देते, तो ये जरूर अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहा है। तो सर, हमने देखा है कि आपका भी अपना एक वेट लॉस की जर्नी रही है काफी अच्छी, और
आप एक एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आप कब से ये स्टार्ट किया और आपका जब वेट गेन हुआ क्या रीजन था, और आपने किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और अपना न्यूट्रिशनिस्ट की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट किया, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी। तो मेरा तो वेट बचपन से मोरलेस ज़्यादा ही था। ऐसा नहीं कि मेरा नॉर्मल वेट था और उसमें मैंने कुछ अनहेल्दी डिसीजंस ले लिए और मेरा वेट बढ़ गया। मैं पहले से ही काफ़ी अनहेल्दी ही खाना खाता था अप अंटिल 2015। सो 2015 में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे एक्चुअली प्री डायबिटीज़ की डायग्नोसिस हुई थी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस समय मैं सिर्फ 17 या 18 साल का था, 17-18 ईयर्स का, 18 ईयर्स की एज हो गया। अभी ये सारे डिजीजेस जनरली मतलब 30+ लोगों को होते हैं, राइट, और मुझे टीनेजर में ही हो गया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। सो जब मुझे डायग्नोसिस हुआ, थोड़ी आंखें खुली और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ नहीं, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने डाइट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था उस वक्त। मैंने सिर्फ साइकिलिंग स्टार्ट किया था, मुझे पता था साइकिलिंग मुझे अच्छा लगता है। तो फिर फॉर्चुनेटली मैं जिस कॉलेज में जाता था पुणे में, सिम्बायोसिस में मैं जाता था, सो वहाँ वो कॉलेज मेरे घर से काफ़ी नज़दीक था, सिर्फ मतलब 4-5 किलोमीटर का अंतर था। तो इसलिए मुझे साइकिल करने के लिए बहुत हिचकिचाहट नहीं होगी, बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा। तो फिर मैंने वो साइकिल करना स्टार्ट कर दिया और उस समय मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ था। साइमल्टेनियसली मैंने एक वीगन डाइट फॉलो करना भी स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं एनिमल राइट्स वगैरह में भी उस टाइम घुस चुका था। तो मैं था वैसे वेजिटेरियन, लेकिन मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सक्लूड कर दिए। तो मुझे चीज़, पनीर वगैरह खाना बहुत अच्छा लगता था। ऑलमोस्ट हर वीकेंड को पिज़्ज़ा वगैरह मैं खाता था, और पिज़्ज़ा, बर्गर कुछ भी लो, फाइनली उसमें चीज़ आता ही है, राइट। तो जब मैं वीगन हो गया तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी ये तो सब मैं खा नहीं सकता, क्योंकि चीज़ तो मैं नहीं ले सकता। तो इसलिए मेरा बाहर का खाना बहुत कम हो गया, और बाहर का खाना कम होने की वजह से मेरा वो जो एक कैलोरी डेफिसिट है वो बढ़ गया। तो मैं साइकिल करता था, साइमल्टेनियसली मेरा बाहर का खाना कम हो गया, कैलोरी डेफिसिट इंक्रीज हो गया, और इन दोनों की वजह से मेरा लगभग 1 साल के अंदर ऐसा 10 किलो वेट लॉस हो गया। तो उस समय मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया कि नहीं, अभी वेट लॉस तो है लेकिन बॉडी का शेप इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा वेट लॉस करने का मेन रीजन हेल्थ भी नहीं रहा। मुझे प्री डायबिटीज होने के बाद तो ऐसा कुछ लगा नहीं था कि यार ये बहुत बहुत बड़ी घटना हुई है मेरे साथ। मुझे सिर्फ अच्छा दिखना था, थोड़ा एस्थेटिकली अपीलिंग दिखना था। तो फिर मैंने देखा कि ये वेट लॉस के बाद भी मैं इतना एस्थेटिकली अपीलिंग लग नहीं रहा हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ अभी। तो फिर उस टाइम मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया था, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए था कि आगे क्या करना। तो फिर उन्होंने मुझे एक डाइट दिया, फिर डाइट के बाद मुझे एक वर्कआउट प्लान भी दिया। तो मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे पता चला कि हाँ, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है हमारे डाइट में, और हमारे डाइट में प्रोटीन ना के बराबर है। तो मैंने प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दिया, अच्छी तरह से वर्कआउट करना स्टार्ट किया। और फिर लगभग मेरा 2 साल होने के बाद मेरा ओवरऑल 25 kgs वेट लॉस हुआ था। तो 2015 में मेरा वेट था लगभग 95, एंड 2017-18 में मेरा वेट हो गया अराउंड 70 kgs। और फिर उस टाइम से आज तक मैंने लगभग उतना ही वेट मेंटेन किया है। बीच में थोड़ा इंक्रीज हो गया था, 80 तक गया था आई थिंक कोरोना के टाइम पे, लेकिन उसके बाद वो फिर से अभी नॉर्मल पे आ चुका है, और फिर वो मेरा लाइफस्टाइल ही बन गया। वाओ सर, और वो दिख भी रहा है, मतलब आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर और फेस पे जो चार्म है वो दिख भी रहा है। और यही होना चाहिए ना सर, मतलब वेट लॉस 1-2 दिन की बात नहीं है, ये लाइफस्टाइल में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच देता है। तो बहुत अच्छी, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही, और बहुत इजीली आपने इसको कहीं ना कहीं कंसीडर कर लिया आसानी से। और उसी के बीच में मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी बन गया। तो मतलब इनिशियली तो सिर्फ एम यही था कि, क्योंकि मेरा डिग्री साइकोलॉजी में है, लेकिन जब मैंने वेट लॉस किया तब कई लोगों ने मेरे से गाइडेंस पूछना स्टार्ट किया था कि अभी आप हमें भी बताओ क्या करना है। तो फिर जब आप दूसरों को गाइडेंस देना स्टार्ट करते हो तो फिर आपको थोड़ा सा डर लगता है कि गलत बोल दिया तो इसको कुछ हो गया तो क्या। तो वो एक ज़्यादा जिम्मेदारी मुझे लगी, तो इसलिए मैंने फिर एक सर्टिफिकेशन भी साइड बाय साइड कर लिया, और साइकोलॉजिस्ट के अलावा मैं न्यूट्रिशनिस्ट बन गया। तो डिग्री साइकोलॉजी में, लेकिन प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट का है। वाह, बहुत ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है सर। मतलब अगर आपने लोगों के साइकोलॉजी को समझ लिया तो आप बहुत अच्छा उनको गाइड कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे जैसा आपने बताया, डाइट
एक्सरसाइज, स्लीप और साथ में मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मेंटल हेल्थ पे भी काम करना। तो सर जैसे आपने बताया कि आपका प्री डायबिटिक का कुछ आया था, तो क्या ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं 2-3 कि जिसको बॉडी ने सिम्टम दिया तब आप समझ जाओ कि ये रेड फ्लैग्स है और अब टाइम है डिसीजन लेने का, रादर वो वेट लॉस हो या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो? क्या ऐसे साइन हो सकते हैं, रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जिसके बाद अब लोगों को वेट नहीं करना चाहिए और उनको अब डिसीजन लेना चाहिए कि गो टू एनी एक्सपर्ट एंड अपना जर्नी स्टार्ट करो? एक मेजर रेड फ्लैग तो यही है कि आपका वजन ही एक रेड फ्लैग, राइट। कई स्टडीज, कई रिसर्च पेपर्स ने दिखाया कि जब आप ओवरवेट होते हो या ओबीज होते हो, मतलब ओवरवेट और ओबीज में भी फर्क है, राइट। ओवरवेट मतलब आपका वजन ज्यादा है, लेकिन ओबीज मतलब आपका वजन बहुत ही ज्यादा है। अगर आप एक लेमैन टर्म्स में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो, बिना बीएमआई वगैरह का कॉन्सेप्ट निकाले, तो स्टडीज में देखा गया कि जो ओवरवेट ओबीज लोग होते हैं उनका हर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का चांस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो फिर वही आपका पहला रेड फ्लैग हो गया। जनरली रेकमेंड किया जाता है कि जो आपका वजन है वो नॉर्मल से, आपके नॉर्मल वजन से 5 किलो के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो भी आपका एक हेल्दी वेट होगा, जैसे कि बीएमआई के अनुसार आप एक ऑनलाइन बीएमआई कैलकुलेटर यूज करके आप एक रफ आइडिया निकाल सकते हो कि आपका हेल्दी वेट क्या है, हेल्दी वेट का रेंज क्या है। अगेन बीएमआई की भी काफी सारे लिमिटेशंस है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट आप बीएमआई यूज कर सकते हो। तो फिर जो भी आपका अपर लिमिट है 24.9 के बीएमआई के साथ जो भी मिलता जुलता अपर लिमिट है वेट, उससे इमेजिन कीजिए कि आपका अपर लिमिट 75 है, 75 केजी। तो 75 केजी से 5 किलो के ऊपर अगर आप ओवरवेट हो गए कि 81 आपका वेट हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये एक रेड फ्लैग आपके लिए हो गया। तो फिर उससे आपको वहीं से आप कम करना स्टार्ट कर दो। तो मतलब 10 किलो और 15-20 किलो ओवरवेट होने के लिए रुको मत। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतने कॉम्प्लिकेशंस आपको कम रहेंगे और उतना ही आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई है जिनका वजन ज्यादा है, कई सालों से ज्यादा है, तो फिर ऑलरेडी उनका रिस्क फैक्टर वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक फुल बॉडी चेकअप कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट हर साल में एक तो आप फुल बॉडी चेकअप कर ही लीजिए। जब आप एक फुल बॉडी चेकअप हर साल एक बार करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके बाकी के जो एरियाज है, जैसे आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका कार्डियोवैस्कुलर प्रोफाइल, हीमोग्राम, सीबीसी, ये सारी चीजें जो है वो कितने अच्छे हैं। अगर आपके लिपिड प्रोफाइल में दिखता है कि नहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ रहा है या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आ रहा है, या आपके डायबिटिक प्रोफाइल में दिखता है कि आपका HbA1c ज्यादा है या आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग ग्लूकोज ज्यादा है, तो वो भी एक आपके लिए रेड फ्लैग होगा कि आपको कंट्रोल करना है। अभी इमीडिएटली रेड फ्लैग, ये इमीडिएटली ऊपर नहीं जाने वाला है, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन आपको दिखेगा कि वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इसको आप यूज कर सकते हो। और एक डेफिनेटली जनरल फटीग, जो जनरल फिटनेस लेवल भी आप बोलते हैं कि थोड़ा सा अगर आप 1-2 माले चढ़ते हो आप थक जाते हो, या आपका फिटनेस लेवल बहुत कम हो चुका है, थोड़ा सा भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपके जॉइंट्स वगैरह दुखना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये सब चीजें भी आपको एक सिम्टम दे रहे हैं कि आपका जो एज है, बायोलॉजिकल एज है, आप उसके बेसिस पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। राइट, तो ये सब चीजों के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। आज के टाइम पे सर 2 एज होता है, एक आपका रियल एज और एक आपकी बॉडी क्या बता रही है, आपका बॉडी एज क्या है। ये 2 है जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की तो ऑब्वियसली जरूरत है। और जैसी बॉडी ये थोड़े बहुत साइन देने लगे, फिर आप वेट मत करो वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर अगेन बाद में तो लोग करते ही हैं, लेकिन ये सब चीजों को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। जब बहुत देर हो जाती है फिर वो जाते हैं किसी एक्सपर्ट के साथ। तो इन सब साइन को समझना चाहिए लोगों को और डिसीजन लेना चाहिए। तो सर जैसा आपने बताया कि वेगन डाइट पे आप आ गए, तो एक एरा चल रहा है वेगन डाइट प्लान, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, ऐसे करके काफी सारे डाइट प्लान आज के टाइम पे हैं। डाइट प्लान या लाइफस्टाइल वो है एक तरीके का। तो क्या है इसके पीछे साइंस, और क्या सबको ये करना चाहिए या किन को करना चाहिए, इसके फायदे नुकसान हैं, इसके बारे में लोगों को कैसे समझ आएगा? तो ये
वीगन के बारे में कई लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा आप वीगन हो तो क्या आप आपके क्लाइंट्स को भी वीगन ही होने की सलाह देते हो, तो मैं उनको बोलता हूँ ये मेरा पर्सनल चॉइस है वीगन होने का, तो मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं पता, मैं नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान्स भी बनाता हूँ। लेकिन ये जो एक ट्रेंड आ चुका है कि हमें कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए, ये क्वेश्चन ही गलत है, राइट? क्योंकि ये हर डाइट एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसको बनाया गया था। जैसे कि वीगन डाइट बनाया गया था सिर्फ वो वेट लॉस के लिए, उसको बनाया ही नहीं गया था। वीगन डाइट बनाया गया था फॉर एथिकल रीजंस, कि एनिमल क्रुएल्टी को कम करने के लिए। अगर आप कीटो डाइट की बात करें, कीटो डाइट को ओरिजिनली बनाया था अगेन नॉट फॉर वेट लॉस, उसको बनाया था जो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है, जिनको दौरे आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं, तो उनको फिट्स आते हैं। मैं वही बोल रहा था कि फिट्स जिनको आते हैं उनके फिट्स को कंट्रोल करने के लिए कीटो डाइट बनाया गया था, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट था, ठीक है, वेट लॉस, तो फिर वो वेट लॉस के लिए पॉपुलर हो गया, ठीक है। और कई सारे डाइट है जो स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए बनाए गए, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, डेफिनेटली लोग बोलते हैं कि नहीं इससे वेट लॉस ज्यादा होता है, लेकिन एक बहुत अच्छी स्टडी मैंने पढ़ी थी जहां पे उन्होंने सारे डाइट्स को कंपेयर किया है वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से, और देखा था कि हर डाइट सिमिलर रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन हर डाइट में काफी सारे कॉमन चीजें थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होता था। एक चीज तो है कि वो क्लाइंट को लगता है कि वो सस्टेनेबल है, कि वो लंबे समय तक उसको फॉलो कर सकता है। अगर वो उसको सिर्फ एक हफ्ता फॉलो करके छोड़ देगा, आप बेस्ट से बेस्ट डाइट बना के क्लाइंट को दे दो, लेकिन अगर क्लाइंट उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, तो फाइनली क्लाइंट का रिजल्ट जीरो ही होगा। तो हमें डाइट ऐसा चूज करना चाहिए जो हम एक्चुअली फॉलो कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइट चूज करना। अच्छे डाइट के कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि एक तो है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी अच्छे क्वांटिटी में होनी चाहिए डाइट। प्लांट बेस्ड 70 to 80% आपका प्लांट बेस्ड ही होता है डाइट, तो फिर आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छे क्वांटिटी में होने चाहिए। जो सीरियल्स, ग्रेन्स वगैरह आप खाते हो, पल्सेस खाते हो, वो मिनिमली रिफाइंड होने चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग मैदा, केक्स वगैरह, उससे अच्छा आप होल व्हीट फ्लावर या आपका जो मिलेट फ्लावर है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये तो दूसरा प्रिंसिपल हो गया कि मिनिमल रिफाइंड होना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल हो गया कि वैरायटी होनी चाहिए डाइट में, सिर्फ हर दिन एक ही चीज मत खाइए, या पूरे दिन भी एक ही चीज मत खाइए, अलग अलग चीजों का सेवन कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले। क्योंकि डाइट कैसा है कि वो एक पजल पीस की तरह है, राइट? सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में छुपे हुए हैं, तो फिर आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स खाने की जरूरत है। अगर आप दिन में सिर्फ चावल ही खाते हो या सिर्फ आटा ही खाते हो, तो फिर आपको सिर्फ उसमें से जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स है वही मिलेंगे, लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट्स आपका क्या फिर, जैसे कि प्रोटीन के बारे में बात करें तो वो कहाँ से मिलेगा? तो फिर आपको प्रोटीन के सोर्सेज भी खाने की जरूरत है। एंड फिर आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जनरली इंडियन डाइट जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, फैट ठीक ठाक होता है, और प्रोटीन ना के बराबर होता है। कोई स्पेसिफिक प्रोटीन सोर्स, जैसे लोगों को लगता है कि हाँ मैंने अगर दिन में 1 कप दाल पी ली तो हाँ ठीक है, तो मुझे प्रोटीन मिल गया, लेकिन ये भी मैटर करता है कि वो दाल कितनी पतली है। पहली चीज, दाल अकेला एक प्रोटीन सोर्स हम कहला भी नहीं सकते उसको, क्योंकि दाल में फिर भी मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट्स ही है, थोड़ा सा प्रोटीन उसमें होता है, लेकिन एक डेडिकेटेड प्रोटीन सोर्स जो है वो मिसिंग है डाइट, राइट? लोगों के डाइट में डेडिकेटेड, जैसे कि सोया, चिकन, एग्स, ये सारे डेडिकेटेड प्रोटीन सोर्स लोग डेली नहीं खाते हैं, राइट? तो ये भी एक फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे मत पड़ो कि कौन सा डाइट मुझे फॉलो करना है, आप इसके पीछे पड़ो कि अच्छे डाइट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आप उसको फॉलो करो, फिर आप कोई भी डाइट फॉलो कर सकते हैं। इसलिए मैं जब डाइट प्लान्स बनाता हूँ क्लाइंट्स के लिए, वो एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है कि उनके पूरे दिन को समझ के फिर मैं डाइट प्लान बनाता हूँ कि अच्छा आपका ये स्केड्यूल है तो फिर आपको ये जम सकता है। मैं एक बिजी इंसान को इंटरमिटेंट फास्टिंग शायद दे भी नहीं सकता, या जिसको दिन भर में बार बार भूख लगती है उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं चलेगा, या जिसको कार्ब्स बहुत पसंद है उसको कीटो डाइट नहीं चलेगा, या जिसको नॉनवेज पसंद है उसको वीगन दे दूंगा तो वो मेरे पास आएगा ही नहीं बात में। एग्जैक्टली मतलब जो चल रहा है बहुत ज्यादा फैशन में उसके ऊपर मत जाओ, खुद की बॉडी टाइप को समझो, अपनी लाइफस्टाइल को समझो, तब आप डिसाइड करो
यही बेहतर होगा और प्रिंसिपल को समझो। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, और आई थिंक इसको देखने के बाद काफी लोगों को क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट। क्योंकि मेरे पास भी कई क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो इंटरमीडिएट फास्टिंग किया था हमने, फिर भी वेट लॉस नहीं हुआ। वो आपको सूट करना चाहिए, वो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और मेन प्रिंसिपल पे अगर आप ध्यान देते हो तो सारी चीजें बहुत आसानी से होने लग जाती है। तो सर, जैसे सोशल मीडिया की हम लोग बात कर रहे थे ना, काफी सारे वीडियोस आजकल के ऐसे आने लग गए हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे मैं खुद एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी कंफ्यूज हो जाती हूँ चीजों को देख करके। क्योंकि एक एरा था जब हम रोटी सब्जी खाते थे ब्रेकफास्ट में, पराठे खाते थे, ये सारी चीजें खाते थे। फिर सोशल मीडिया के थ्रू हमने जाना कि नहीं, पराठे रोटी सब्जी नहीं खाओ, पोहा, उपमा, वर्मेसिली, इडली, सांभर, ये सारी चीजों को अपने डाइट में ऐड ऑन करिए। अब मैं क्या देख रही हूँ कि अब आ रहा है कि नहीं, अगर आप पोहा खा रहे हो, उपमा खा रहे हो, तो आप अपनी शुगर लेवल को स्पाइक कर रहे हैं, तो वो भी नहीं खाइए। तो ये सारी चीजें ना आम जनता को क्या, हमें भी कंफ्यूज कर दे रही है कि अब फिर करे क्या। फिर अगर हमारे पैसे पराठे भी ले लिए, रोटी सब्जी भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो हम खाएं क्या? तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों, क्या ये सच में ऐसा करना चाहिए या क्या है इसके पीछे रीजन? तो वैसे अगर आप सोशल मीडिया के सारे जो एडवाइस है न्यूट्रिशन के बारे में, क्या नहीं खाना चाहिए, उसको पूरा कंबाइन करके लोगे तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा खाने के लिए। क्योंकि ये बोलने वाले तो ये लोग भी है जो बोलेंगे कि फल और सब्जी हेल्थ के लिए खराब है, उसको मत खाओ, ठीक है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपका गया। फिर एक ग्रुप बोलेगा कि नहीं, आपका जो चावल, रोटी, मिलेट्स भी सब कुछ खराब है, वो भी मत खाओ, तो चलो वो भी चला गया। फिर एक ग्रुप जैसे कि वीगन लोग बोलेंगे नहीं, आपको नॉनवेज खराब है सेहत के लिए, वो मत खाओ, तो चलो प्रोटीन भी आपका गया। फिर बोलेंगे कि नहीं, फैट भी खराब होता है सेहत के लिए, फैट से ही तो फैट बढ़ता है, इसीलिए तो वेट इंक्रीज होता है। बॉडी में क्या है? फैट। आप खा क्या रहे हो? फैट। तो फिर फैट नहीं खाना चाहिए, तो आपके नट्स एंड सीड्स चले गए, फिर आपका विजिबल फैट चला गया, आपका घी चला गया, सब कुछ निकल गया। फिर बचता क्या? आप सिर्फ हवा ही खा सकते हैं इसके बाद। वो भी उसकी भी सांस नहीं ले सकते, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया, तो वो भी नहीं है। तो खाने के ना आप सांस ले सकते हो, ना कुछ खा सकते हो। राइट। तो ऑब्वियसली तो इस सब चीजें आप ये सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते यहाँ पे। मेजरली तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आप कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खा सकते हो, और सोशल मीडिया के सारे एडवाइस के ऊपर आप फोकस मत कीजिए। राइट। सोशल मीडिया आपको मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही एडवाइस देने वाला है। आप देखिए कि रिसर्च क्या बोल रहा है इसके बारे में, कि रिसर्च आपको क्या बताता है। रिसर्च हमें ये बताते हैं कि आप कोई भी डाइट फॉलो कर सकते हो जिसमें, और आप सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खा सकते हो, अच्छे बैलेंस में आपको खाना है, तो दैट इज गुड। ओके। और रही बात वीगन की, वीगन के बारे में भी ऐसा कुछ यूनिक चीज नहीं है, जो आपको सूट होता है वो आप खा सकते हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि कई लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करते हैं, उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने दो प्रकार के लोग देखे हैं। एक जो बोलता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। और एक जो बोलता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से उनकी जिंदगी खराब हो गई, तो उनको बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहिए। राइट। तो फाइनली आपको देखना चाहिए कि आपकी बॉडी को सूट क्या होता है। लेकिन सूट होने के लिए तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि हाँ, हम एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी एक लिमिटेशन में होता है कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट आपको बताएगा कि नहीं, मुझे सिर्फ पानी पीना है, दिन भर में सिर्फ वाटर, उसको वाटर डाइट बोलते हैं। आप सिर्फ पानी पियो, कुछ भी मत खाओ। तो हाँ, ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि आप ये देखिए सूट होगा कि नहीं। लेकिन रिसर्च और एक कॉमन सेंस हमें बताता है कि पानी में से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए एक पॉइंट के बाद वो डेंजरस हो जाएगा हेल्थ के लिए। आपकी डेथ भी हो सकती है उसमें। कई लोगों की हुई भी है कि वाटर डाइट फॉलो करके डेथ हो गई। सो आपको एक्सपेरिमेंट्स वही करने चाहिए जो आपकी सेहत के लिए, जो आपको पता है कि आपकी सेहत को, उससे आपकी सेहत को हानि नहीं होगी। एग्जैक्टली। मतलब वही अगेन, आप अपना लाइफस्टाइल देखो, समझो कि आपके लिए क्या है अच्छा, और उसी को फॉलो करो। अगेन, सबका अपना अपना एक रोल है। जैसे डायबिटिक है, उसमें भी हम एक डाइट बनाते हैं, उसमें कुछ चीजें देते हैं, कुछ चीजें हटाते हैं। थायराइड है, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करते हैं, कुछ चीजें हटाते हैं। तो
कोशिश करो जो आपको सूट कर रहा है उसको खाओ, या फिर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो। आज के टाइम पे मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि आप किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प लेकर के पहले अपने पैटर्न को समझ लीजिए अच्छे तरीके से, और उसके अकॉर्डिंग अपने डाइट को वो करिए। सो थैंक यू सो मच सर इतने उसके आसानी से बताने के लिए। तो सर आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है शुगर, हर कोई हटा रहा है, हर कोई, अब तो लोग शुगर के सब्स्टिट्यूट को भी हटाने लग गए हैं। तो क्या शुगर सच में एक विलेन है और इसको टोटली हटा देना चाहिए, या कुछ बैलेंस करके हम उसको रख सकते हैं, या किस तरीके का शुगर एड ऑन कर सकते हैं? क्योंकि अगेन इंडियन जो है उनको अपने हेल्थ के साथ टेस्ट भी तो चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं अगर उस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो अपने मेंटल हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा लॉस कर जाते हैं। तो इसको कैसे वो बैलेंस कर सकते हैं? जी जी। तो पहली चीज तो देखिए, क्या शुगर एसेंशियल है? हम पहले ये सोचने की कोशिश करते हैं कि शुगर एसेंशियल है कि नहीं। एसेंशियल मतलब क्या, उसकी हमारे बॉडी को जरूरत है। आंसर इज, देखो हिस्टोरिकली स्पीकिंग शुगर एक बहुत नई चीज है हमारे डाइट, एक बहुत नया इन्वेंशन है। लेकिन अगर आप देखें जंगलों में जब हम रहते थे एंसेस्टर्स हमारे, तो उसमें तो शुगर था ही नहीं। मतलब शुगर मैक्स टू मैक्स उनको सिर्फ फलों से मिलता था, वो भी कभी मिले तो इतना तो क्लियर है कि शुगर की आपको वैसे जरूरत नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अगर मुझे शुगर की जरूरत नहीं है और मैं उसको खाता हूं तो फिर वो शुगर मेरे सेहत के लिए ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है? तो ये भी गलत सोच है कि हमें शुगर की जरूरत नहीं, लेकिन शुगर अगर मैं खाऊंगा तो फिर वो मेरे सेहत के लिए खराब है, वो गलत है। तो शुगर के रिगार्डिंग दो ग्रुप है। एक जो बोलता है कि शुगर भर भर के खाओ, शुगर के बारे में आपको डरने की जरूरत नहीं, जितना चाहे उतना खा लो। ओके। और जो दूसरा ग्रुप है जो बोलेगा कि 1 ग्राम शुगर भी आपके सेहत के लिए खराब है, तो उसको बिल्कुल नहीं खाता है। एंड अगेन ये दोनों पोजीशन काफी एक्सट्रीम है। तो मिडिल पाथ ये होगा कि आप शुगर को मॉडरेशन में खा सकते हो, लेकिन मॉडरेशन का मतलब ये नहीं कि आप उसको फिर डेली खाओ। आप शुगर तभी खाएं जब आपको सच में उसकी जरूरत है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आज क्रिसमस है, तो आज डेफिनेटली क्रिसमस केक या कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह मीठे चीजें अवेलेबल होने वाली है। तो उस टाइम अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे शुगर बिल्कुल नहीं खाना है, पॉसिबल है अगर आपको ना खाने के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको अवॉइड करने की वजह से फिर आपको ऐसा एक डेप्रिवेशन का फीलिंग आएगा। डेप्रिवेशन मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में जो सारी अच्छी चीजें आप उस सब कुछ निकाल रहे हो, फिर आपको एक ऐसा आप हमेशा दुखी रहोगे फिर, राइट? जो थोड़ा सा एंजॉयमेंट होना भी लाइफ में जरूरी है। तो लेकिन एंजॉयमेंट हमेशा मॉडरेशन, क्योंकि शुगर एक्सेस क्वांटिटी में अगर आपने खा लिया तो यस डेफिनेटली आपको इवेंचुअली उसका प्रॉब्लम हो ही जाएगा, राइट? तो यस मॉडरेशन इज ओके। एक और चीज, तो यहाँ पे एक फॉलोअप क्वेश्चन कई लोगों का आता है, लेकिन नहीं मुझे स्वीट टूथ है, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो फिर मेरे लिए क्या सोल्यूशन है? क्योंकि मैं इधर इस पार या उस पार, इधर मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा भी चख लिया तो मैं पूरा का पूरा डब्बा उड़ा दूंगा। तो ऐसा दो ग्रुप्स होते हैं। तो फिर इनके लिए क्या करना चाहिए? इनके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि स्वीटनर्स जो होते हैं, मंक फ्रूट है, स्टीविया है, एरिथ्रिटॉल है, शुगर अपना सुक्रालोस है, एस्पार्टेम है। डेफिनेटली इनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है कि ये हेल्थ के लिए कितने सेफ है, लेकिन डेफिनेटली शुगर से तो ज्यादा ही सेफ, जो रियल शुगर है, चीनी से तो सेफ ही। जब भी अगर आप एक ऐसा इंसान हो जिसको कुछ ना कुछ डेली मीठा लगता ही है, तो उसके बिना आपका दिन खत्म नहीं हो सकता, तो फिर आप इन शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर क्रिसमस केक बन रहा है, तो क्रिसमस केक में आप ये शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव से उसको मीठा कर सकते हो। तो एटलीस्ट वो जो शुगर की एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको डेली मिलती है वो कट डाउन हो जाएगी। मान लीजिए आप दिन में 30 ग्राम या 40 ग्राम शुगर खाते हो, तो जिसमें लगभग आप वो बोल सकते हो 120 कैलोरीज आ गए। तो डेली 120 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको मिल रहे हैं, और वो सिर्फ 120 कैलोरीज का इक्वेशन नहीं है, तो उसके साथ आपका ब्लड शुगर बार बार स्पाइक हो रहा है, राइट? तो फिर उसकी वजह से फाइनली आपको कुछ ना कुछ ब्लड शुगर रेगुलेशन की डिजीज हो सकता है, जैसे कि मे बी फ्यूचर में आपको डायबिटीज हो जाए या कुछ ब्लड प्रेशर की डिजीज हो जाए। तो उस केस में आप ये स्वीटनेस का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको डेली कुछ मीठा खाना है तो। लेकिन अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो कभी कभार कुछ मीठा खा लेता है,
फेस्टिवल्स के दौरान, कुछ स्पेशल ओकेजन हो गया, तो उस समय ठीक है, फिर आपको इतना रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं। हम्म हाँ, यूज इट एज अ रिवॉर्ड जैसे मैं करती हूँ। मैं पूरे वीक में तो नहीं करती हूँ, क्योंकि अगेन न्यूट्रिशनिस्ट के साथ हम एक हाउस वाइफ भी हैं और घर का भी सारा कुछ करते हैं, तो वर्कलोड रहता है। तो मैं करती हूँ कि पूरे वीक में स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हूँ, और वीकेंड पे लाइक सैटरडे इवनिंग या संडे इवनिंग में मैं घर पे खाना नहीं बनाऊंगी और मैं बाहर जाती हूँ और जो भी मुझे पसंद है। और वो एक ना फिर से आगे आपको चीजें फॉलो करने के लिए या आपके मेंटल हेल्थ को फिर से एक नया वो देने के लिए, किक स्टार्ट देने में आपकी बहुत मदद करता है कि आप नेक्स्ट वीक में अपना फिर से 100% देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एक तो ये है तरीका, और जैसे आपने स्वीटनर्स के बारे में बताया वो भी कर सकते हैं। व्हाट अबाउट सर जैगरी डेट्स ये जो आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं? डेफिनेटली जैगरी डेट्स, देखिए वैसे कैलोरीज वाइज वो थोड़े कम ही होंगे कैलोरीज वाइज कंपेयर टू रियल शुगर, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो लोगों को लगता है कि मैं नहीं है। डेली जितना शुगर खा रहा हूँ उससे अच्छा मैं उतने डेट्स खा लूँ, तो ये डेट्स का शायद आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जो मेजर करता है कि आपका ब्लड शुगर कितना जल्दी स्पाइक करता है एक पर्टिकुलर खाना, तो फिर वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल फिर लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है अच्छा डेट्स बहुत ही ज्यादा सेफ है, तो फिर वो जितना चीनी में से शुगर खाते थे उससे डबल वो डेट्स से शुगर खा ले। ठीक है, तो मतलब शायद चीनी वो लेंगे 1 चम्मच, मतलब 5 से 10 ग्राम शायद उनको दिन में चीनी लेंगे, लेकिन उनको लगा कि नहीं डेट्स तो ज्यादा सेफ है, तो और मीठे भी है, तो फिर मैं 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम डेट्स खा लूंगा दिन में। तो फिर उससे तो मेरा शुगर का, क्योंकि डेट्स में भी फाइनली शुगर ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हम चाय में डालते हैं व्हाइट शुगर, वो मैन मेड शुगर है, वो आर्टिफिशियल शुगर है, राइट। और जो हम डेट्स में शुगर देखते हैं वो नेचुरल शुगर है, बस उतना ही फर्क है। और उसको बॉडी कैसे प्रोसेस करती है थोड़ा उसमें फर्क है। जो व्हाइट शुगर है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा जल्दी घुसेगा, लेकिन जो डेट्स वाला शुगर है उसको घुसने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप डेट्स ज्यादा खाओगे तो डेट्स का टोटल क्वांटिटी जो शुगर है वो ज्यादा ही जाएगा आपके बॉडी में। तो दोनों सिंपल शुगर का ही एक पार्ट हो गया। यस सर, डेफिनेटली। तो अगेन मॉडरेशन बहुत जरूरी है किसी भी तरीके के उसमें, सो मॉडरेशन का हमेशा ख्याल रखिए। सो सर ऑलमोस्ट हमारा जो पॉडकास्ट है वो यहीं पे खत्म होने वाला है। लास्ट में जाते जाते कुछ आप अपने साइड से 3 टिप्स हमारे ऑडियंस के लिए दे सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने वेट लॉस को सस्टेन कर पाए और लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स है उनसे दूर रह पाए। एक मेजर टिप यहाँ पे होगी कि आपके बेसिक्स के ऊपर फोकस कीजिए। सोशल मीडिया आपको ऐसी चीजें बताएगा जो कई शॉर्टकट्स आपको देगा कि हाँ ये कर लीजिए, आपका इमीडिएटली ऐसा वजन घट जाएगा, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो आपका वजन ज्यादा है वो ओवरनाइट तो इंक्रीज नहीं हुआ है, उसको इंक्रीज होने, उसको बढ़ने में काफी सारे महीने या शायद साल लग गए हैं, तो उसको घटने में भी एटलीस्ट उतना तो टाइम लगेगा ही। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप 20 साल से ओवरवेट हो तो आपको वजन घटाने के लिए और 20 साल डालने पड़ेंगे, 1 साल 2 साल में हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान है। तो जो भी तो दूसरा टिप यहाँ पे आता है कि लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए, ये घटाने के बाद उसको मेंटेन करने का भी एक प्लान रखिए। ठीक है, दूसरी चीज प्लानिंग, मेरे हिसाब से प्लानिंग भी बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि कई लोग अपना वेट लॉस पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है कि हाँ ठीक है चलो मेरा आज ऑफिस में अगर कुछ ये पार्टी वार्टी हो गया तो फिर मेरा बैकअप प्लान क्या है, मैं क्या करूँगा इसको मैनेज करने के लिए। ओके, तो एक प्लान होना चाहिए। एक वीकली मेन्यू अगर आप बना सकते हो तो वो भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड में कैसा होता है, इंडियन हाउस होल्ड में खाना डे वाइज बनता है, किसका क्या मन है और घर पे क्या अवेलेबल है। ओके, तो अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो फिर लास्ट मिनट जो भी बनेगा आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो अगर कुछ ज्यादा हाई कैलोरी वाला चीज बन गया तो फिर आपको वही खाना पड़ेगा, क्योंकि जनरली इंडियन हाउस होल्ड में जो खाना बनता है वो सब लोगों के लिए बनता है, राइट। तो हर 4 इंसान के लिए 4 अलग डिशेस नहीं बनेंगे। फाइनली एक और चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा जो कई लोगों जिसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो है कि आप एक अच्छा फूड एनवायरनमेंट मेंटेन कीजिए कि आपके किचन में क्या है, कहाँ पे रखा है, कैसे रखा है। सिंपल एक रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि
जो अभी आपके स्नैक्स है किचन, पहली चीज तो कोशिश करें कि आप स्नैक्स लाए ही, ब्रिंग द स्नैक्स, जो जंक फूड वगैरह होता है, चिप्स वगैरह जो घर पे बिस्किट। रखते हैं, या नमकीन, इंडियन हाउस होल्ड में नमकीन काफी लोग खाते हैं, तो ये चीजें प्रेफरेबली लाओ मत, क्योंकि अगर आपके सामने नहीं होगी तो फिर आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। और हाँ स्नैक करने के लिए ऐसे आइटम्स रखिए जो कंपैरेटिवली हेल्दी भी है और आप क्विकली उसको बना भी सकते हो। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि आपको कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो एक अच्छा बैकअप क्या बना सकते हैं क्विकली, जैसा अच्छा बैकअप बना सकते हैं, मे बी आप ओट्स रख सकते हो, या आपके पास आप एक चीला बनाने का थोड़ा सामान रख सकते हो, क्योंकि चीला जल्दी जल्दी बन जाता है। तो ये हो गया स्नैक्स के बारे में। लेकिन चलो मान लीजिए कि अगर आपके घर में स्नैक्स है, आपको नहीं खाने लेकिन किसी और को खाना है, घर में ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि मुझे नहीं खाने लेकिन दूसरों की वजह से मुझे भी खाना पड़ता है, तो एटलीस्ट उसको एक ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपको वो दिखे ना। घर में कंटेनर्स होते हैं स्नैक रखने के लिए, तो एक तो होता है आपका ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट में आपको सब दिख जाएगा, और जब तक वो आपको दिखेगा आपको खाने का मन करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे घर में किसी ने मिठाई लाई थी, और वो मिठाई हमेशा टेबल पे ही पड़ी होती थी, तो इसकी वजह से उसको बार बार खाने का मन करता था। फिर मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर मैं उसको डब्बे में रख देता हूँ जो घर के बाहर के, जो ड्राई बालकनी में हमारा डब्बा था, तो मैंने उसमें रख दिया। वो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन ड्राई बालकनी में था तो इतना ध्यान में नहीं आता था, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका जो कंजम्पशन है वो डेली से हफ्ते में एक बार हो गया। तो जब याद आता था कभी तब मैं खाता था उसे, तो इमीडिएटली कैलोरी कंजम्पशन आपका कम हो गया। तो एक अच्छा फूड एनवायरनमेंट यहाँ पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे अगर आप चेंजेस करोगे घर में, तो ऑटोमेटिकली आपके फूड हैबिट्स भी कंट्रोल में आ जाएंगे। बहुत सही बात बोली आपने, एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं भी यही करती हूँ, ऑल्दो मेरा एक छोटा बेटा है, 3 साल का है, बट फिर भी मैं अपने घर में कोई चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन बिल्कुल नहीं रखती हूँ। अगर आपको चाहिए, अगर कभी आपको लग रहा है कि नहीं आज तो खाना ही है, तो आप बाहर जाओ, खरीदो और वहीं पे खाओ। स्टोरेज करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक रहेगा आप उसी के साइड, क्योंकि जैसे ही आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना, सिचुएशन भी आती है। अगर आप कुछ शॉर्टकट्स रखोगे, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम बना नहीं पा रहे, चलो इसको खा लेते हैं। तो एनवायरनमेंट हेल्दी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और जाते जाते बहुत बड़ा और बहुत बेसिक पॉइंट आपने बता दिया, जो लोगों को आज ही करना चाहिए। मतलब नया साल में ये तो उनको करना है, काफी सालों से अब रेजोल्यूशन ले रहे हैं, इस साल उसको करके खत्म करो, और ये सारी जो हैबिट्स हैं उनको अपनाइए आज ही। सो थैंक यू सो मच सर। ये जो पॉडकास्ट था काफी साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड था, मतलब लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आया और साइंटिफिकली भी उनको लगा कि हाँ, ये चीजें करने से हम अपनी वेट लॉस कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने के लिए और हमारी ऑडियंस के लिए इतना वैल्यू ऐड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आई होप आपका पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। इसमें काफी नॉलेज हमने शेयर करने की कोशिश की है। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को नॉलेज हो सके और इस साल कोई भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बीच में क्विट ना करे। सो दोस्तों, मिलते हो आप लोगों से ऐसे और भी ढेर सारे पॉडकास्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।